Welcome viewers. Welcome to my show Talk with Chitra, where we dive into the fascinating experiences of so many interesting personalities from various fields. And today joining us is Dr. Neha Jain, a distinguished microbiologist. We are exploring her groundbreaking research in microbiology and going to uncover the secrets of microscopic world that surrounds us. Welcome ma'am. Thank you very much for inviting me. थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम। तो मैम आज हमारे दर्शकों को बताएं कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। तो माइक्रोबायोलॉजी, जिसको हम हिंदी में सूक्ष्म जीव शास्त्र बोलते हैं जी ना, यानी हम स्टडी करते हैं सूक्ष्म जीव की, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं जी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, प्रोटोजोआ, फंगस, ये सब की हम स्टडी करते हैं और हम उससे हम डायग्नोसिस बनाते हैं पेशेंट का। जी जी मैम। तो मैम हमें ये बताएं कि माइक्रोब्स का ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में क्या रोल होता है। तो दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें गुड होता है, बैड होता है। गुड जो है हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे हमारे डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी गट इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंट है। इम्यूनिटी एज सच जो बॉडी की उसको मेंटेन करने के लिए जो है ये बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जी जी बिल्कुल, है ना। और बैड बैक्टीरिया जो है वो हमारे अंदर इन्फेक्शन लाएंगे, या तो रेस्पिरेटरी थ्रू, या तो फिर पेट के थ्रू, या जेनाइटल में इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर ब्रेन में इन्फेक्शन होता है। तो डिफरेंट टाइप के जो इन्फेक्शन है वो बैड बैक्टीरिया से हो सकते हैं। फिर हम आगे बढ़े तो वायरसेस, सेम वायरसेस भी है। जब वायरसेस जो है वो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है और उस तरीके से जो है इसका रेट जो है बढ़ते जाता है। जैसे फ्लू बहुत कॉमन होता है रेनी सीजन में, तो वो भी ऐसे ही फैलता है। फंगस, जो ब्लैक फंगस भी हमने देखा कोविड महामारी में। फंगस तब होता है जब इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाती है बॉडी की। जैसे कुछ पेशेंट्स में हमने देखा कोविड के, जिनको आईसीयू की ज़रूरत थी, उसमें ब्लैक फंगस जो है इन्फेक्शन बहुत कॉमन था और जिससे बहुत सारी डेथ भी हुई है। कोविड महामारी के बाद ना सिर्फ मैं, मेरे ख्याल से हमारी सारी जनता ये समझ पा रही होगी कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट का रोल कितना इम्पोर्टेंट है। दे वेर लाइक द फ्रंट लाइन हीरोज, आई मस्ट से। आप लोगों का एक्चुअली क्या रोल होता है इन पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी? बेसिक जो रोल है मैं बताऊंगी तो इट्स फॉर डायग्नोसिस, कि क्या इन्फेक्शन है पेशेंट को, कौन से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, उसको हम आइसोलेट करते हैं, जिसके लिए हम कल्चर करते हैं। पेशेंट का जब सैंपल आएगा तो हम उसका कल्चर करते हैं और फिर सेंसिटिविटी लगा के बताते हैं कि कौन सा एंटीबायोटिक उस पर वर्क करेगा। जी, मतलब हम डिफरेंट एंटीबायोटिक लगाते हैं जो उस पर दिया जाता है, और वो एंटीबायोटिक का हम सेंसिटिविटी देखते हैं। तो इसमें या तो मैनुअल मेथड से देख सकते हो, या तो फिर ऑटोमेटेड टेक्निक भी अवेलेबल है, जैसे MIC मेथड। फिर हमारा जो रोल है आइडेंटिफिकेशन, सेंसिटिविटी देना और इन्फेक्शन प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन में हमारा हॉस्पिटल में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे हम डिफरेंट प्रैक्टिसेस को ऑडिट करते हैं, हैंड हाइजीन ऑडिट है, या फिर स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। एज ए इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर हमको देखना होता है, और हमारी हर मंथली इसके लिए मीटिंग होती है, जिसमें हम इस पर चर्चा करते हैं कि हम इस इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट करें। जी जी। तो इस टाइप से हमारा रोल होता है। इवन हमारा रोल एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप में भी होता है, जिसमें हम पेशेंट को सही एंटीबायोटिक, राइट डोज, राइट ड्यूरेशन के लिए राइट ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें हम मॉनिटर करते हैं, और उससे हम बताते हैं कि पेशेंट जो है एंटीबायोटिक सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, या डीएस्केलेशन हो रहा है या नहीं। सही बात है। ये एंटीबायोटिक के बारे में इतनी लंबी चर्चा करने के बाद और सेंसिटिविटी एक्चुअली समझने के बाद, जो आज मेरे दिमाग में यही चीज चल रही थी कि जो आजकल पेशेंट्स हैं, थोड़ा भी कुछ उनको वायरल हो गया, कुछ भी हो गया, जो ओवर द काउंटर जाके वो मेडिसिन ले लेते हैं, एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं बिना कुछ सोचे, बिना प्रॉपर चेकअप कराए। तो इससे जो बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम पे वो पड़ रहे हैं या खुद को डाल रहे हैं, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? तो डेफिनेटली चित्रा जी, ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल इशू है जो कुछ दिनों से बढ़ते ही जा रहा है। एक 2019 की रिपोर्ट हमने देखी है कि जिसमें बोला जा रहा है कि अराउंड 1 मिलियन लोग जो डेथ जो हो रही है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से हो रही है, जो कि
ये बहुत इम्पोर्टेंट फिगर है और अगर हम इसको प्रिवेंट नहीं करें तो ये जो है चीज बढ़ती जाएगी और ऐसा मानना है अगर हम इसको प्रिवेंट नहीं करेंगे तो अराउंड 2050 तक ये 10 मिलियन डेथ हो जाएगी ईयरली। 10 मिलियन डेथ्स। यस, पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन है लेकिन हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं जी, तो वो एंटीबायोटिक उस पर वर्क नहीं करता है और बल्कि जब सही में जरूरत हो तो फिर वो एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस आ जाता है जी। इवन सेकंड चीज ये है कि हम कितने ड्यूरेशन के लिए ले रहे हैं। हर डिसीज का एक ट्रीटमेंट ड्यूरेशन होता है, उसको उतने दिन के लिए लेना है। भले ही आपके सिम्टम 2 दिन में चले जाए लेकिन आपका अगर 5 डेज का है तो आपको लेना है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर से सलाह लें और उसने जितने दिन की एंटीबायोटिक कोर्स दिया है आप उतने ही दिन लें। सेकंड चीज है जो हमारे एनिमल इंडस्ट्रीज या एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, इसमें एज अ ग्रोथ प्रमोटर करके हम हायर एंटीबायोटिक को यूज करते हैं। ये स्ट्रिक्टली बंद होना चाहिए क्योंकि क्या हो रहा है इनडायरेक्टली एनिमल थ्रू उनके फीसेस थ्रू वो वाटर बॉडी में जाता है और फिर इनडायरेक्टली वो ह्यूमंस में आता है। स्टीवर्डशिप का तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जिसमें हम मॉनिटरिंग करते हैं स्पेशली इन हॉस्पिटल कि जिसमें पेशेंट को राइट एंटीबायोटिक मिल रहा है कि नहीं, राइट डोज मिल रहा है कि नहीं, ड्यूरेशन के लिए मिल रहा है कि नहीं। मैम जैसे ये अपन एक कल्चर अपन लेते हैं, क्या ये जरूरी है कि हर बार वो रिपोर्ट्स सही ही आए, कल्चर रिपोर्ट्स? हाँ डेफिनेटली, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा क्योंकि क्या होता है अगर हम प्रॉपर टेक्निक से या प्रॉपरली सैंपल नहीं कलेक्ट करते हैं तभी भी जो है रॉन्ग रिपोर्ट आ सकती है। राइट। जैसे स्पूटम फॉर एग्जाम्पल, तो आपने अगर स्पूटम की क्वालिटी आपकी अच्छी नहीं है, आपने अंदर से ठीक से नहीं दिया है, आपने सलेवरी मुंह का सैंपल दे दिया है, तो उसमें ऑलरेडी बैक्टीरिया होते हैं तो वो ओवरग्रो कर जाएंगे और आपको गलत रिपोर्ट मिलेगी। तो सही सैंपल देना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो सैंपल आप देते हो वो प्रॉपर टाइमली भी पहुंचना है लैब में। जी। अगर आप उसको 8-10 घंटे के बाद दोगे तो उसमें कंटेमिनेशन आने का चांस है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि हम जो सैंपल ले रहे हैं उसकी क्वालिटी भी ठीक हो ताकि रिपोर्ट ठीक आए और हम ट्रीटमेंट भी सही दे पाए। जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। So I guess here we come to an end to our conversation. आज हमने मैम से बहुत सारी अच्छी बातें सीखी, बट मैं आप सभी से यही दरख्वास्त करूंगी कि आप सभी ये बातें अपनी जिंदगियों में शामिल करें, इन पे अमल करें और इस तरीके के इन्फेक्शन से बचें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में एक लाइक बटन दे दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। प्लीज गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स क्योंकि उन्हीं फीडबैक से हमको मोटिवेशन मिलता है टू ब्रिंग यू गाइस such incredible guests and to make such educative content. Till then, stay fit, stay healthy. Thank you very much.